आज का कहानी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है कौन। क्या चित्र को पहले देख लो अच्छा से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपड़ा बलिया जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी जो सबसे बड़ा ये है ना, राज्य है ना जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल में राजस्थान। तो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म, कौन सा कर्म? साहित्य कर्म। साहित्य कर्म का मतलब जानते हो? हाँ, साहित्य कर्म मतलब साहित्य लिखना। भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। क्या है? हाँ, किसकी रचनात्मक परिणति है? भारतीय इतिहास की। किसकी? हाँ, कौन सा इतिहास की? भारतीय इतिहास की। पेन है? तो संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश। क्या है? प्राकृतिक अपभ्रंश। बांग्ला आदि भाषा व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। कितना चीज़ को लेकर प्रकट हुआ, इसलिए तो बोला जाता है ना, संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। अर्थात संस्कृत जो है सब भाषा की क्या है? माता है। जन्म कौन देता है? माँ ने जन्म देता है रे। तो सब भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से। दुनिया में कितने भाषा है पता है? भारत में कितने भाषा बोली जाती है? भारत में लगभग 1600 भाषा बोली जाती है और पूरे दुनिया में लगभग 5000 भाषाएं हैं। कितने भाषा हैं पूरी दुनिया में? 5000। उनमें से तकरीबन 16000 भाषाएं कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे इतना भाषा बोला जाता हो? और सब भाषा का उत्पत्ति कहीं ना कहीं मेल मिलाप, कहीं ना कहीं संबंध किससे है? संस्कृत से है। भारत से है और भारत का संस्कृत से है। क्या वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार को तेजस्विता क्या देती है? विचार को तेजस्विता, कथन के लालित्व और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। संगम मतलब क्या होता है रे? बोलो तो, संगम मतलब क्या होता है पता है? संगम मतलब मेल। जिस तरह नदी का संगम कहाँ है पता है? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदी का संगम है, मिलन है वहाँ पर। इधर से गंगा आया है, उधर से यमुना नदी आई है, उधर से सरस्वती आई है। तीनों का संगम। संगम मतलब मेल। तो सब का मेल किसका कहाँ पर मिलता है? आके संस्कृति में, इसके रचना में, इसके साहित्य में सब भाषा का लगता है संगम है, ऐसा लगता है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, किसका? कबीर का वाणी ने सुना है? कबीर के दोहे। तो कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसीदास और कबीर, लगता है सबकी वाणी, सबकी मतलब ये लक्ष्य, सबका उद्देश्य, सब क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं ना। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। किसकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? द्विवेदी की। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं। हमारे जो भारत है, इनके जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, तो किसी एक जाति का देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों के लवण नीर संयोग से विकसित हुई है। लवण नीर यानी नमक का पानी, ठीक है, संयोग से विकसित हुई है। हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म है, जितने परंपरा है, किसी की कोई एक जाति या धर्म से नहीं है, बल्कि सबके से मिलजुल कर बना है। ये बात बता रहे हैं द्विवेदी जी। कौन जी?
द्विवेदी। हाँ, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी जो रचनाएं लिखे हैं अपने से, महाकाव्य, काव्य, कहानी, उसके बाद कविताएं, उपन्यास, नाटक, तो क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो अशोक के फूल क्या लिखे हैं? अशोक के फूल। किसका लिखा हुआ है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के। अशोक के फूल, कल्पलता क्या है? कल्पलता। कल्पलता, विचार और वितर्क क्या है? विचार और विपर्क। वितर्क, वितर्क तर्क करना, वितर्क करना, तो विचार और वितर्क। उसके बाद कूटज क्या है? कूटज। कूटज। उसका विचार प्रवाह क्या है? विचार प्रवाह। प्रवाह। आलोक पर्व क्या है? आलोक। आलोक पर्व। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। निबंध संग्रह, ये सब क्या है? निबंध संग्रह। हाँ, ये रचनाएं था। अब निबंध के बारे में बताएंगे। निबंध क्या क्या लिखे हैं देखिए। ये बाणभट्ट की, किसकी? बाणभट्ट। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट कौन थे पता है? नहीं। पता नहीं है तो ठीक है, हम बता देंगे, नेक्स्ट में बता देंगे बाणभट्ट कौन है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेख क्या है? चारु चंद्रलेख। उसके बाद पुनर्नवा क्या है? पुनर्नवा। पुनर्नवा। अनामदास क्या है? रामदास। अनामदास का पोथा, पोथा मतलब पोथी उपन्यास होता है, तो अनामदास का पोथा उपन्यास। अब उपन्यास में आते हैं। सुर साहित्य क्या है? सुर साहित्य। सुर साहित्य। उसके बाद कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, किसकी? कबीर। कबीर। उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप। नाथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? नाथ। नाथ संप्रदाय। कालिदास की लालित्य योजना, किसकी योजना? कालिदास की लालित्य योजना। उसके बाद आते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, किसकी? हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदि मतलब शुरुआत काल और अंत मतलब समाप्त। तो ये क्या लिखे थे? हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, किसकी भूमिका? हिंदी साहित्य की। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य। हाँ। उसके बाद उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य में क्या क्या लिखे हैं? उद्भव और विकास। आलोचना साहित्य इतिहास में क्या क्या है? संदेश सारक, संदेश सारसक, संदेश शासक। उसके बाद पृथ्वी राज रासो, कौन राज रासो? पृथ्वी राज रासो। नाथ सिद्धियों की बुनियाद क्या है? नाथ सिद्धियों की बुनियाद। उसके बाद ग्रंथ क्या क्या लिखे? बाप, इतना चीज़ लिखा है, बताओ इतना चीज़, लगभग 50 को हो गया होगा अभी। उसके बाद विश्व भारती क्या लिखे हैं? शांति निकेतन। पत्रिका का संपादन, किस पत्रिका का संपादन? शांति निकेतन। उसके बाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस पर? आलोक पर्व पर। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। किसके द्वारा मिला था? भारत सरकार द्वारा। सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, कौन सा डिग्री? डी लिट। डी लिट का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली। इतना चीज़ उसको मिला। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? बट काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पूरा नाम बोलना पड़ेगा ना। काशी का हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। शांति निकेतन कहाँ पर है? कलकत्ता में है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से प्रसिद्ध है ना शांति निकेतन। शांति निकेतन विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? चंडीगढ़, जो पंजाब में है, हरियाणा में। हरियाणा का राजधानी, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। आप बताओ, हम लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाते हैं, ये 3 यूनिवर्सिटी में क्या रहे थे? प्रोफेसर रहे थे। सन 1979 में, कितने में? हाँ, दिल्ली में उनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया? किसका निधन हो गया जी? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का
और जन्म कब हुआ था? 1907 में, और 1969 में निधन हो गया। यानी 72 साल बचे थे। कितना बचे थे? 72 साल बचे थे, जीवित थे। उसके बाद देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। किसके? हजारी प्रसाद के ग्रंथावली से जितने भी ग्रंथ हैं उनसे क्या प्रकट होता है? मानवतावादी। उनका जो मानवतावादी छवि है ना, जो मानव के प्रति उनका स्नेह है, प्यार, क्या, दया, ये सब प्रकट होता है उनकी रचनाओं से। कि इन ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी वर जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में संभवता और संस्कृति का विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। अच्छा, तुम्हारा हाथ का नाखून होता है ना, बार बार काटते हैं, फिर बार बार क्या होता है? बढ़ता है। वो कभी बढ़ना छोड़ता है? बाल कहीं बढ़ना छोड़ता है? लोग बार बार काटेंगे, बार बार बढ़ेगा ना। तो उसी तरह हमारा ज़िंदगी में कितने भी समस्या क्यों ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? समस्या का डट के मुकाबला करना चाहिए, बल्कि पीछे हट जाना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए ना। तो अपने शरीर का अंग से सीख लो, बाल से, नाखून से सीख लो। क्या? एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। क्या है? संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक बोध चेतना का भी निरूपित करता है। अगर नाखून काट के रहोगे तो सौंदर्य अच्छा लगेगा ना देखने में, ना कि खराब लगेगा? और ज़्यादा बड़ा रहेगा राक्षस लगेगा ना। तो ये बात है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। क्या किया है? सफल प्रयत्न किया है, सफल चेष्टा किया है। क्या? यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध होगा। क्या होगा? सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। क्या करता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का एक भाव, एक चिंता या मनोभाव, क्या, उसको जागृत करता है। ठीक है, हो गया क्लास कंप्लीट।